हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 25 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कोविड के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, एक योजना लॉन्च करी थी, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके चलते फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी माइग्रेंट्स हो, नॉन माइग्रेंट्स हो, या जो भी कोविड 19 पैंडेमिक के समय जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये चीज एक्सटेंड होती गई और गवर्नमेंट ने फिर फाइनली बोल दिया था कि भाई अब हम लोग उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे। टिल द एंड ऑफ नवंबर सिर्फ फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा सब लोगों को। उसके बाद जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है सिर्फ उनको दिया जाएगा, है ना। लेकिन हमने फिर एक और न्यूज पढ़ी थी उसके बाद कि उड़ीसा ने अर्ज किया था कि फॉर द 8 मंथ और फूड ग्रेन्स देना चाहिए, फ्री फूड ग्रेन्स देना चाहिए बल्कि गवर्नमेंट को। तो फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसके चलते गरीबों को खाना दिया जाता है, फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, वो एक्सटेंड कर दी टिल दी मार्च 2022। तो मार्च 2022 तक अब फ्री में सब लोगों को इस स्कीम के चलते, इस योजना के चलते फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके साथ साथ कैबिनेट ने थ्री फार्म रिफॉर्म्स लॉज को रिपील के सॉरी थ्री फार्म रिफॉर्म लॉज के रिपील को लेकर जो अप्रूवल था वो कैबिनेट ने ले लिया है। ठीक है, अप्रूवल मिल चुका है यूनियन कैबिनेट ने। अच्छा, आज अपन समझेंगे भी कि पार्लियामेंट रिपील कैसे करता है लॉ। ठीक है, लॉ बनाना तो पता है लॉ कैसे बनता है, बट हाउ लॉ कैन बी रिपील्ड, तो इसको मतलब डिस्कस करेंगे आज। चलो, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट इज अबाउट NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th और 4th हुआ। और उसमें बताया गया कि देखा जाए तो हॉस्पिटल में अब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्यों है? क्योंकि भाई अब लोग हॉस्पिटलाइजेशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो पहले क्या होता था, घर में बच्चे पैदा कर लेते थे। तो अब अच्छा है कि भाई हॉस्पिटल में बर्थ अब ज्यादा हो रहे हैं, बट दिक्कत कहां है कि लिमिटेड ही चाइल्डहुड न्यूट्रिशन गेन हो रहा है। मतलब चाइल्ड स्टनिंग, और चाइल्ड स्टनिंग के साथ साथ चाइल्ड जो बेसिकली हाइट शॉर्ट हो जाती है ना, हाइट शॉर्ट हो जाना, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टनिंग जो है उसके केसेस अभी भी उतने ही हैं। बट हाँ, अब चाइल्ड के बर्थ के केसेस जो है वो हॉस्पिटल्स में अब ज्यादा हो रहे हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो एक केस चला था 2019 से, केस चला आ रहा है, एंड इट्स अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस ऑफ 2019। और जिसमें यह था कि जो पॉलिटिशियंस जो कन्विक्टेड हो चुके हैं किसी भी क्राइम के लिए, तो क्या उनको फिर से इलेक्शन लड़ने दिया जाए या ना लड़ने दिया जाए? क्या पार्टीज को उनको इंडेफिनेटली बैन कर देना चाहिए? इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से आंसर पूछा कि भैया आप हमें यह बताओ कि आप जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जो कन्विक्ट हो चुके हैं किसी केसेस में बाय द कोर्ट, क्या आप उनको लाइफ टाइम बैन कर दोगे? तो जिसमें गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, मतलब लॉ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, लॉ मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल किया और ये बोला कि हम लाइफ टाइम बैन कन्विक्टेड पर्सन पे लगा तो दें, बट हम किस बेसिस पे लगाएंगे? क्योंकि एमपीज और एमएलएस जो होते हैं दे आर नॉट बाउंड बाय स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन, है ना। एक सर्विस कंडीशन हम पे नहीं डाल सकते, लेकिन दे आर बाउंड बाय द ओथ टू सर्व सिटीजंस एंड कंट्री, है ना। अगर हमने उनको पार्टी से बैन कर दिया तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो फिर चीजें बिगड़ सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो। हो सकता है कि भाई गलत तरीके से गलत ट्रायल हुआ उनका, है ना। तो हम कंप्लीटली उन पे बैन नहीं लगा सकते, ये चीज ऑथर ने बताई है। मूविंग फर्दर, सो एक रिपोर्ट निकल के सामने आई और रिपोर्ट में यही बताया गया कि टिल दी नवंबर 2023-2021 कितने मिलिटेंट्स की डेथ हुई है, वो मिलिटेंट्स हैं कहां से। तो बताया गया कि बाय द एंड ऑफ नवंबर 23 दिस ईयर, मतलब इन 11 महीनों में अराउंड 148 मिलिटेंट्स मारे गए, और जिसमें से 127 जो थे वो कश्मीर के रेसिडेंट्स थे। ये सीआरपीएफ की रिपोर्ट निकल के आई। ठीक है, सीआरपीएफ ने रिपोर्ट निकाला। इससे अराउंड पता लगता है 80% ऑफ द मिलिटेंट जो मरे हैं वो कश्मीरी से बिलोंग करते हैं, कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे।
मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट पेज, तो स्टेट पेज में बात की जाए तो अभी एक हुआ क्या, एआईडीएमके जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसे जयललिता बिलोंग भी करती थी, उनकी डेथ हो गई, तो एआईडीएमके पार्टी ने क्या किया, तो उन्होंने उन्होंने सोचा था कि भाई जयललिता का जो घर है वेदा नीलयम, ठीक है, जो उनका बंगलो है वेदा नीलयम, उसको हम लोग खरीद लेंगे और उसको कन्वर्ट करा देंगे मेमोरियल में। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस एक्विजिशन ऑफ द बंगलो को क्वाश कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप बंगले को एक्वायर नहीं कर सकते और एक मेमोरियल और एक मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि ये आज का हिंदुस्तान है, आज का इंडिया है, और आज के इंडिया में हम लोग किसी डेड पीपल को इमोर्टलाइज नहीं करते, उसकी उसको उसको उस, उसके लिए हम मॉन्यूमेंट नहीं बनवाते। हाँ, पहले होता था, पहले फेरोज थे, एम्परर्स थे, तो उनके लिए बनता था, बट नाउ वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल पीपल आर इक्वल, नो पर्सन इज अबव लॉ, नो पर्सन इज अबव लॉ। तो आप उनको इमोर्टलाइज क्यों कर रहे हो? आप डेड पीपल को क्यों उनके लिए मॉन्यूमेंट बनवा रहे हो? ये चीज ऑथर ने बताया और कॉज करता है कि भैया एआईडीएम के पार्टी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकती बंगलो को जिसमें जयललिता रहती थी। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट पेज, तो बिकॉज ऑफ द रीट्रीटिंग मॉनसून, है ना, मॉनसून वापस जाने की वजह से तमिलनाडु में इंपैक्ट तो पड़ा, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा फ्लड भी आया, तो जिसके चलते जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने अर्ज किया है टू दी होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री, कि आप हमें एज अ इंटरिम रिलीफ अभी 1,000 करोड़ रुपीस दे दीजिए, 1,000 करोड़ रुपीस आप हमें दे दो एज ए इंटरिम रिलीफ, क्योंकि अराउंड हम बात करें तो 40 से भी ज्यादा लोग जो है इस फ्लड में मर चुके हैं, और अभी 25% जो है वो अभी उनका पता ही नहीं, दे आर स्टिल मिसिंग। तो भैया, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए, उनके लिए फूड देने के लिए, उनके घर देने के लिए हमें अराउंड 1,000 करोड़ रुपीस चाहिए कि इंटरिम रिलीफ अभी आप दे दो इमीडिएटली, ये मांगा है जगन मोहन रेड्डी ने। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द पॉक्सो शॉकर, इसको अपन पढ़ेंगे, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। द सेकंड वन इज अबाउट बेटर्ड एंड बुरीस्ट, रिपील्ड एंड विदड्रॉ। अच्छा, ये जो लिखा है ना एडिटोरियल, पता है किसने लिखा है? ये के चंद्रू, एंड ही इज द फॉर्मर महाराष्ट्र मद्रास हाई कोर्ट जज, है ना, 2006 से 2014 तक रहे। 2006 में ये एडिशनल जज थे, उसके बाद 2009 में परमानेंट जज बन गए। और के चंद्रू, अभी एक मूवी आई है जय भीम करके, है ना, सूर्या सूर्या इसमें है, जय भीम करके तमिल मूवी आई है। तो जय भीम में जो मेन लीड है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट बनी हुई है जय भीम, है ना, तो जो जो जिसमें लॉयर दिखाए गए वो तो ये यही है, वो के चंद्रू है। तो के चंद्रू पहले प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, 1993 में वो केस हुआ था, ठीक है, तो वो के चंद्रू के ऊपर ही बेस्ड है, उनके उनके केस के ऊपर ही बेस्ड है। और सूर्या का जो रोल है, मेन लीड रोल है, वो के चंद्रू से ही इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड क्या मतलब, वही है। ओके, सो पढ़ेंगे, इसमें हमें पढ़ना तो बहुत सारी चीजें नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट हाँ, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट रिपील कैसे होता है और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो अपन को ये पढ़ना है, पॉक्सो और शॉकर पढ़ेंगे अपन, बेटर्ड एंड बुरीज, रिपील्ड एंड विड्रॉ, उसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड दिस वन इज अबाउट द के शेड रिकवरी, तो इकोनॉमिक थोड़ा कॉन्सेप्ट है के शेड रिकवरी, इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन सारी चीजों पे, आम आदमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जॉब्स, नरेगा, टैक्सेशन, इंडस्ट्रीज, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी पॉक्सो शॉकर। हुआ क्या, तो अभी एक केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिस केस का नाम था सोनू कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और जिसमें हुआ क्या कि उस पर्सन ने 10 साल से कम बच्चे के साथ ओरल सेक्स किया और उसको ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की इंप्रिजनमेंट सुना दी, रिगरस इंप्रिजनमेंट सुना दी। बट ये मैटर जब अपील के थ्रू इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोला कि दिस इज नॉट अ एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम, है ना, ये कोई एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। इसके चलते हम उसकी पनिशमेंट जो 10 साल थी उसको हम रिड्यूस करके 7 इयर्स कर देते हैं। और उसी पर ऑथर ने एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया और कन्विक्ट की जो पनिशमेंट कम कर दी, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं अभी जजमेंट की, इस केस की, तो उसमें जो
उसमें उसमें जो पार्टी है, उसमें जो विक्टिम है, वो 10 साल का लड़का है जिसके साथ ऑथर ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, है ना। हाँ, और पॉक्सो में लिखा गया है, पॉक्सो का जो सेक्शन 4 है वो बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ, मतलब किसी चाइल्ड के साथ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो तो भाई इट्स अ क्रिमिनल पनिशेबल विद द मिनिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 years। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि देखो दिस इज नॉट अ एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम, दिस इज नॉट अ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, इट्स ओनली द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। तो भाई 10 साल सजा मिलेगी नहीं, 7 साल मिलेगी। लेकिन फिर ऑथर ने समझाया कि भाई एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम होता क्या है। ऑथर ने ये चीज समझाई। ऑथर ने बोला कि जब हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं तो पेनिट्रेटिव पेनिट्रेटिव सॉरी नॉट पेनिट्रेटिव, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम का जो मतलब है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ग्रुप ऑफ ऑफेंडर्स हो, मतलब इकट्ठा होके आपने कोई क्राइम किया हो, 5-6 लोग मिलके, तब वो चीज आप उसमें आएगी, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम में आएगी। या कोई चीज आप रिपीटेडली कर रहे हो, है ना, या फिर आपने किसी पर्सन को मारा किसी डेडली वेपन से, या उसको इंजरी पहुंचाई या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, या आपने उस पर्सन को फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल बना दिया। प्रेग्नेंट विमेन को आपने उसको उसको उसके साथ आपने मेंटली फिजिकली आपने उसके साथ उसको हार्म पहुंचाया। तो ये दीज आर दी एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम। उसके साथ साथ जो सेक्शन 5 क्लॉज M बोलता है, एक और चीज बोलता है कि अगर आपने 12 साल से कम बच्चे के साथ भी अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया तो वो भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव ऑफेंस में आएगा। और इस चीज को शायद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में भूल गई कि भाई जो विक्टिम था वो 10 साल से कम था, इसके चलते ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, और इस पर्सन को जो पनिशमेंट थी 10 साल वो फिर से आनी चाहिए, बल्कि ज्यादा देनी चाहिए, ना कि 7 साल उसकी रिड्यूस नहीं करनी चाहिए, है ना। और इस चीज को लेकर ऑथर ने खुद बोला कि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसको ऑब्जर्व करेगा, इस जजमेंट को ऑब्जर्व करेगा। द नेम ऑफ द केस इज सोनू कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ध्यान रखना। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एडिटोरियल दैट इज अबाउट द बेटेड एंड बुरीस्ट रिपील एंड विदड्रॉ। इसमें सिर्फ अपने ये पढ़ने वाले हैं हाउ द लॉ इज रिपील्ड, ठीक है। देखो, जब हम लॉ बनाने की बात करते हैं तो ठीक है, तो जब हम लॉ बनाने की बात करते हैं ना, तो लॉ बनाने का पावर कहां से आता है, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या स्टेट लेजिस्लेटिव हाउसेस को। स्टेट के लॉज भी होते हैं, सेंट्रल लॉज भी, सेंट्रल लॉज तो पार्लियामेंट बनाते हैं, स्टेट के लॉज स्टेट की असेंबली बनाती है। तो आर्टिकल 245 of the constitution gives power to the parliament to make the law for the center and to the state assemblies house to make the law for the state। 245 पावर देता है, और 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को कि वो लॉ जो उन्होंने बनाया है वो रिपील भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो देखो, जब हम बात करते हैं कि रिपीलिंग ऑफ द लॉ का मतलब क्या है ना, कि अगर कोई बोलता है कि भाई लॉ को रिपील करना है, मोदी जी 19 तारीख को आए, 19 तारीख को उन्होंने बोल दिया कि भाई 3 फार्म लॉ जो हम लेके आए थे वो हम रिपील कर रहे हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपीलिंग ऑफ द लॉ? जब रिपीलिंग ऑफ लॉ की हम बात करें तो रिपीलिंग ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई उस लॉ को नलिफाई कर देना, है ना, उस लॉ को वापस से उस लॉ को नलिफाई कर देना बाय द पार्लियामेंट, और अब उस लॉ की हमें कोई जरूरत नहीं है जिसके चलते वो लॉ एग्जिस्ट अब नहीं करेगा। और लेजिस्लेशन देखा जाए तो दो तरीके होते हैं लॉ को नलिफाई करने के। तो पहला जो तरीका है कि अगर लॉ के अंदर ही सनसेट क्लॉज हो। अब सनसेट क्लॉज मतलब, सनसेट का मतलब क्या होता है कि पहले सन था अब वो सेट हो गया, मतलब अब धूप नहीं रही, अब उजाला नहीं रहा, तो वो लॉ जो था वो लॉ का अब सनसेट हो गया, लॉ की अब जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर लॉ में ही लिखा हो सनसेट क्लॉज तो उस लॉ को एग्जिट कर दिया जाएगा, वो लॉ अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन और दूसरा तरीका होता है आर्टिकल 245 के अंदर ही। आर्टिकल 245 की तरह आप नॉर्मल आप नॉर्मल बिल प्रेजेंट करिए, और वो बिल का यही काम होगा कि जैसे 3 फार्म लॉज की बात करें तो 3 फार्म रिफॉर्म लॉज रिपील्ड बिल, और वो बिल आप पास करो और 3 फार्म लॉज रिपील हो जाएंगे। दो तरीके हैं। तो पहला सनसेट क्लॉज होना चाहिए, सनसेट क्लॉज जो कि शायद नहीं है 3 फार्म लॉज में। ओके, अब एग्जांपल सनसेट क्लॉज का अगर हम दें तो टाडा, पहले एक लॉ हुआ करता था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। तो उसको 1985 में लैप्स कर दिया गया था, तो रिपील नहीं किया था, उसको लैप्स कर दिया गया था बाय द सनसेट क्लॉज, ठीक है, सॉरी रिपील ही किया था लेकिन सनसेट क्लॉज के थ्रू उसको रिपील किया गया।
ओके एंड बस 245 याद रखना, है ना, 245 बहुत याद रखना कि आर्टिकल 245 जो है वो बेसिकली आपका पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कि भैया आप लॉ बना सकते हैं और लॉ रिपील भी करा सकते हैं। Moving towards the next editorial, that is about the pointers that India is witnessing a K-shaped recovery. अब यह है क्या? देखो, तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जब इनिशियली फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो एक स्पेकुलेशन थी कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो वी शेड रिकवरी करेगी, मतलब जिस ड्रास्टिकली जो डाउनफॉल आया उसी उसी स्पीड से हम लोग हमारी इकोनॉमी जो है रिकवर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद सेकंड वेव आ गई और हम लोग वी शेप्ड रिकवरी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वी शेप्ड रिकवरी अब नहीं रही। अब हम लोग किस पे आ गए? के शेप्ड रिकवरी। अब के शेप्ड रिकवरी होती क्या है? तो जब हम के शेप्ड रिकवरी की बात करते हैं तो वी शेप्ड रिकवरी क्या थी कि भैया जैसे डाउनफॉल आया सारे सेक्टर्स में वैसे ही सारे सेक्टर्स यूनिफॉर्मली ग्रोथ कर गए। लेकिन के शेप्ड रिकवरी में सारे सेक्टर्स अनयूनिफॉर्मली ग्रोथ करते हैं। हो सकता है कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ कर जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउनफॉल आ जाए, हो सकता है सर्विस सेक्टर में डाउनफॉल आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर चली जाए। तो ये होता है के शेप्ड रिकवरी, मतलब जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, यू ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है। तो ये देखा जाए तो ये रोमन अल्फाबेट है के। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ हम लोग बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है के शेप रिकवरी कर रही है। तो जिससे जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है उनको बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचता है। जैसे कि हम ऑथर ने फिर एग्जाम्पल दिया कैसे, तो हम जब इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑथर ने बताया कि अभी देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है और डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है जिससे ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है जिससे मिडिल क्लास ग्रुप पर ज्यादा बर्डन आ रहा है, इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है ना। और टू व्हीलर्स जो है, टू व्हीलर्स इंडस्ट्री जो है, टू व्हीकल जो है वो हम देखेंगे तो डिक्लाइन पे है। और वहीं अगर हम प्रीमियम मोटरसाइकिल्स और प्रीमियम कार्स की बात करें तो उनकी सेल बढ़ रही है, जिससे पता क्या लगता है कि मिडिल क्लास जो है वो अफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ना। फिर बात करें ऑथर की टैक्सेशन, तो टैक्सेशन में उन्होंने यही बताया कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज हो रहा है और हम नॉर्मल टैक्स जो है जैसे टेक्सटाइल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया, तो लोअर मिडिल क्लास पे ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन डाला जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, ये ऑथर ने बताया। फिर उन्होंने जॉब्स और नरेगा की बात करी, तो जॉब्स के बारे में बताया कि देखा जाए तो अराउंड 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोगों ने इस पैंडेमिक के समय जॉब छोड़ दी, उनकी जॉब चल जा चुकी है इस पीरियड के अंदर, है ना। और मनरेगा की हम बात करें तो मनरेगा को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, मनरेगा में फंड ही नहीं है, फंड अलोकेट ही नहीं हो रहे। फिर लास्ट में ऑथर ने यही बोला है कि गवर्नमेंट को विद डिस्कशन और थिंकिंग के साथ वेलफेयर स्कीम बनानी चाहिए, तब जाके हम मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को बेसिकली एलिवेट कर पाएंगे। और वो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में। ये चीज गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, है ना। वो डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, दोनों टैक्स देते हैं। ये चीज ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपेंड। सो राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि इंडियन ओशन रीजन की हम बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसका मतलब कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इंडिया नेशन सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। पायरेट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे चाहे चाइना की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहे हो, तो इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्डर है इंडियन ओशन रीजन में। और ये इंडिया की यूनिक पोजीशन का फायदा है। मूविंग फर्दर, सो कल हमने न्यूज पढ़ी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन में जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पे जो बैन लगा था फिर से इंपोज कर दिया, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट की बात को ही उल्टा कर दिया, उन्होंने बोला कि भैया पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, तो आप ऐसे मत करिए। सो कल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि भैया फेडरलिज्म को आप डिस्टर्ब मत करो, सेंटर का भी सेव होना चाहिए, स्टेट का भी सेव होना चाहिए, है ना। तो इंडिया इज अ फेडरल नेशन और फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो अब ये बात क्यों आई? ये बात आई है बिकॉज ऑफ द टू इश्यूज। पहला इश्यूज है बीएसएफ का जुडिक्शन बढ़ा दिया, तो बीएसएफ का जुडिक्शन बढ़ाया तो मतलब बॉर्डर एरियाज में स्टेट का जुडिक्शन डिक्रीज हो गया, सेंटर का जुडिक्शन बढ़ गया। और दूसरा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें फेडरलिज्म को ब्रीच किया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये, जिसमें गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं, उनका से ही नहीं रखा। मूविंग फर्दर,
अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, तो यही बताया कि देखा जाए तो सेंटर ने सबसे बड़ा जो कंसर्न रेज किया उन्होंने यही किया है कि अब कोविड 19 के टेस्टिंग जो रेट्स हैं वो डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लेटर लिखा है कि भैया टेस्टिंग रेट्स कम मत करिए, अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है ना। यूरोप में फिर से सेकंड वेव आ गई, वो इतनी लेट आई है लेकिन आ गई, वैक्सीनेशन के बाद भी आई। तो भैया अभी कोविड 19 का जो पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो वापस से अपनी ट्रैक पे आ जाएंगी, है ना, उन्होंने अश्योर किया है। और जो पहले था प्री पैंडेमिक लेवल पे जो फ्लाइट चलती थी, प्री पैंडेमिक लेवल पर फ्लाइट चलेंगी वेरी सून। सो रेलवेज, इंडियन रेलवेज अब फिर से प्रीमियम ट्रेन्स में कुक्ड फूड सर्विसेज रिज्यूम कर देगा। ठीक है, जैसे शताब्दी में पहले पानी मिलता था अब नहीं मिलता, खाना मिलता था अब नहीं मिलता, है ना। तो अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बंद क्यों कर दिया था? बिकॉज ऑफ दी कोविड 19। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज व्हाट हैपेंड, तो चाइना की फर्म्स ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ डील कर ली है और अब चाइनीज फर्म्स लिथियम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी अफगानिस्तान। ठीक है, अब लिथियम किस में यूज होता है? तो फॉर द मेकिंग ऑफ बैटरीज को बनाने में लिथियम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो चाइनीज फर्म जो है अब अफगानिस्तान, जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है, उसका जो डिपॉजिट्स है वो अनटैप्ड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द लोकल डिस्प्यूट्स, है ना, सिविल वॉर्स, कभी अफगानिस्तान अपने ही डिपॉजिट्स का यूज नहीं कर पाया। तो अब चाइनीज जो है, तालिबान अब हो चुके, गवर्नमेंट बन चुके, तालिबान की डील होगी चाइना के साथ। अब चाइनीज फर्म एक्सट्रैक्ट करेंगे लिथियम फ्रॉम दी अफगानिस्तान। मूविंग फर्दर, सो जर्मनी में एंजेला मार्केल, उनका जो एरा है वो खत्म होने वाला है। नाउ शी विल बी नो मोर चांसलर ऑफ जर्मनी, क्योंकि 3 जर्मन पार्टीज ने विद द कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म कर दी है इन द स्टेट ऑफ, इन द कंट्री ऑफ जर्मनी। तो ओलफ स्कॉल्स हो सकते हैं हमारे अपकमिंग और द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। मूविंग फर्दर, सो स्वीडन की जो पार्लियामेंट फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तुम्हारा मैगडलेना एंडरसन। नाउ शी विल बी द फर्स्ट कंट्रीज, शी विल बी द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो वे स्वीडन की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके, नाम क्या है उनका? नेम इज, she is the former finance minister also and the current finance minister also. It's Magdalena Anderson. Moving further, so हमें बिजनेस न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग बिजनेस न्यूज को स्किप करेंगे। So same goes with the sports news, nothing important for our examination perspective. So we end the session here. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।